नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और छत्तीसगढ़ का सबसे भरोसेमंद ये डिबेट शो है आप सबके बदौलत। और इस मंच पर आने वाले जो तमाम राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी जिम्मेदारी से बात करते हैं इस वजह से। तो आज का विषय सारा देश देख रहा है। आज सारे देश की नजरें छत्तीसगढ़ के ऊपर टिकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 फरवरी शुक्रवार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नवा रायपुर में आयोजित होने वाला है। लेकिन इस अधिवेशन में क्या होगा, इससे कहीं अधिक अधिवेशन के एक दिन पहले देश का ध्यान दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामे पर केंद्रित हो गया। यहां इसी अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को फ्लाइट से बड़े नाटकीय तरीके से उतारा गया, गिरफ्तार किया गया। मामला तूल पकड़ा, चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से उन्हें राहत मिल पाई। जाहिर है इस घटना पर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा और उतनी ताकत से बीजेपी ने बचाव पलटवार किया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इन सब की क्या वाकई जरूरत थी? क्या पवन खेड़ा ने इतना सीरियस क्राइम किया था? और इस पर दिन भर के एक्शन रिएक्शन वो भी चर्चा में आएंगे। आज हमारे साथ इस विषय पर दोनों पक्षों से उत्तर देने के लिए दो समर्थ नेता हैं, तर्कशील नेता हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको दिन भर के घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक कोहराम मचा रहा। रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली में फ्लाइट पर चढ़े। लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर बीजेपी के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जहां से पवन खेड़ा को राहत मिली। इसके बाद रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में अब बोलने की आजादी खत्म हो रही है। देश में संविधान सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेताओं पर छापे डाले जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुखरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से बीजेपी डर गई है, इसीलिए तरह तरह से रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, बिना अपराध के किसी को रोका नहीं जाता। जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी। जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी, उनको रोकेगी। दरअसल ये पूरा विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर पवन खेड़ा पर वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन्हीं एफआईआर के आधार पर पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस ने आज ये एक्शन लिया। लेकिन वक्त और जगह इस तरह चुना जिस पर सारे देश में सियासत गर्मा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में किन विषयों पर बात होगी, राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या होगा, उससे राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, इन सब से इतर एक दिन पहले क्या इतना बड़ा क्राइम खेड़ा का था कि उसे इस तरीके से आप
फ्लाइट से उतार करके ये पूरा घटनाक्रम करते? क्या इससे किसी पक्ष को कोई लाभ पहुंचा है? क्या इसकी वाकई आवश्यकता थी? क्या इससे लोकतंत्र को लेकर, उसकी आज़ादी को लेकर, बोलने की आज़ादी को लेकर जो तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो वाजिब हैं, सही हैं? दोनों पक्षों के नेताओं से सीधे पूछते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, बिना रोक टोक के आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। आज जो घटनाक्रम घटा उसे कांग्रेस किस नजरिए से देखती और बताती है? देखिए पाठक जी, पवन खेड़ा जी को जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया और जो तरीका अपनाया गया, ये एक डरे हुए शासक की का बहुत बड़ा प्रमाण है। और डरा हुआ जो शासक होता है वो बड़ा तानाशाह होता है। उसको अपने खिलाफ कोई भी बात जो उसको नागवार गुजरे, उसके क्योंकि देश के लिए कोई काम किया नहीं, कोई विकास किया नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं। जो भी व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के सामने, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे गायक हो, चाहे कलाकार हो, उसको इसी तरह से डराने की कोशिश हो रही है, इसी तरह भयभीत करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके दुरुपयोग की पराकाष्ठा कर दी है। और मगर ये बात समझ जाना चाहिए कि देश के बड़े से बड़े तानाशाह, देश के विश्व के बड़े से बड़े तानाशाह को एक समय जनता के सामने झुकना पड़ा है। और भारत तो एक ऐसा देश है, लोकतंत्र और आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ के रग रग में बसता है। तो एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा डराने की कोशिश करेगी उतना ही ज़्यादा उनके खिलाफ वातावरण देश में बनेगा। चलिए, आपने अपनी बात रखी। श्रीचंद सुंदरानी साहब, अब आपकी बारी है, आप भी अपना पक्ष रखें। भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी भयभीत हो गई कि उसे इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम से क्या आप किसी भी पक्ष को कोई भी लाभ पाते हैं? कैसे देखती बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से भयभीत हो जाएगी, पवन खेड़ा जी से भयभीत हो जाएगी, कांग्रेस के अधिवेशन से भयभीत हो जाएगी। बड़ा आश्चर्य होता है इस प्रकार के बयान सुनकर। दो प्रकार की बातें हैं आदरणीय पुनीत जी। पहली बात तो ये है कि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैंने बाइट सुना है सुबह से कई बार। वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि इतना बड़ा गुनाह नहीं था, मतलब कहीं न कहीं वो गुनहगार तो उनको मानते हैं। और बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह ये तय करना आप के चैनल पे मैं बैठ के बोलूं कि वो छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, या भूपेश बघेल जी यहाँ बैठ के तय करें कि वो गुनाह छोटा है कि बड़ा है, संभव नहीं है। ये तो न्यायपालिका, अदालत तय करेगी कि गुनहगार कितना बड़ा गुनाह किया है कि नहीं किया है। लेकिन भूपेश बघेल जी की बातचीत से तो ये लगा कि कहीं न कहीं गुनाह छोटे बड़े की बात उन्होंने कर दी। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रोककर कांग्रेस अधिवेशन को फेल करने की बात कही जा रही कांग्रेस की तरफ से। क्या पवन खेड़ा जी नहीं आते तो यहाँ क्या सम्मेलन फेल हो जाता? या पवन खेड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए रोकना चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में उनके नहीं आने से सरकार गिर जाती या सरकार बच जाती? एक वोट का मामला था क्या? ऐसा तो कोई था नहीं। और पवन खेड़ा जी कोई इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कि बहुत बड़े नेता के रूप में नहीं है कि वो कुछ सरकारों को गिरा भी सकते हैं और संभाल भी सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली में रोकना चाहती। मैं तो एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता भी नहीं होगा कि ये पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है, संभव है कि पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि आरोप है आपको इसकी टाइमिंग में कुछ भी ऐसी अद्भुत बात नहीं लगती? जब सारे नेता कोई सम्मेलन को रोकने का प्रयास नहीं, खरीदने के दरमियान नहीं, इसके बाद फ्लाइट पर चढ़ने के बाद ये कई सारे लोगों को बहुत ही अजीब लगा, इतने सारे इत्तेफाक। आदरणीय पुनीत जी, असम की पुलिस दिल्ली पुलिस के पास आई होगी और कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाने का काम किया होगा, असम की पुलिस का दबाव होगा। और ये भी एक संभव है, ये मेरी अपनी कल्पना है, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं ये अपनी सोच से इस बात को आपके चैनल पे रख रहा हूँ। हो सकता है, मतलब
आरोप इतना गंभीर हो, आरोप प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो बात कही उसके अलावा भी कोई बात हो, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ होना था जो इन पवन खेड़ा जी को वहाँ पे रोक लेते? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता, ये तो एक इन्होंने बहाना बना लिया कि ईडी का रेड होता है, गुनहगार क्या। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूं, पहले तो सुरेंद्र जी आप इस बात का जवाब दें। श्रीचंद सुंदरानी साहब ने अपने हिसाब से भी बात की, पार्टी के हिसाब से भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं को तो शायद पता भी नहीं था कि ये सब हो रहा है। आपको यकीन है इस बात पर? सुंदरानी जी के और भारतीय जनता पार्टी के भोलीपन पर मर जाने को जी चाहता है पुनीत जी। जब ये कह रहे हैं कि क्या सरकार गिर जाती पवन खेड़ा के ना आने से, हम ये जानना चाहते हैं कि पवन खेड़ा को आज गिरफ्तार नहीं करते तो क्या संविधान खतरे में पड़ जाता? क्या जो एफआईआर दर्ज करने वाला है उसकी मानहानि हो जाती? पवन खेड़ा को आज अगर फ्लाइट से नहीं उतारते तो क्या वो विदेश भाग जाते? पवन खेड़ा को अगर इस तरह से डिटेन करने की कोशिश नहीं की जाती तो क्या देश में बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो जाता? इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्यों ये अफरा तफरी थी? भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी, इनके देखे तो पूरा पाकिस्तान कांपता है, इनके देखे पूरा चीन कांपता है। पवन खेड़ा क्या चीज है? उसके पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? क्यों आपको इतनी बड़ी चिंता हो गई है? आज आप डरते नहीं है, आप कांग्रेस से डरने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 7-8 साल में पूरे जनता के साथ ठगी की है, पूरे देश के साथ ठगी किया है, और जिस तरह से चंद उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए तमाम देश के गरीब लोगों को उनका जीना हराम कर दिया है। पेट्रोल डीजल के रेट से लेके, बेरोजगारी के रेट से लेके, किसानों को सड़क में उतारने से लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उससे डरी हुई है। और इसलिए अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को, सवाल पूछने वाले लोगों को डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बात इस देश में मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास इस बात, हाँ, इनको सवाल से डर लगता है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, बार बार आप एक बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरती है सवाल पूछने से। 9 साल हो रहे लगभग इस सरकार को, केंद्र की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में। एक आरोप भ्रष्टाचार का इस सरकार पे आप नहीं लगा पाए, एक खामी इस सरकार की नहीं गिना पाए। आप कई सारी बातों को जुमलाबाजी करके सरकार को बदनाम करने की बात करें, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार की बात करें, हर चीज़ में मोदी जी को घसीटें। आप यहाँ बैठकर 55,000 करोड़ की बात करें, आपका मुख्यमंत्री दिल्ली जाके 1350 करोड़ की बात करें। सुंदरानी साहब आप किस आधार पे कह सकते हैं? अगर इस मूल मुद्दे की जड़ में कहें तो भी वही सवाल था। जेपीसी की मांग को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 20 फरवरी कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है। गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर आई एक रिपोर्ट से संबंधित जांच की मांग थी, और जो कुछ भी सवाल पूछे गए थे सदन में उनमें से किसी का जवाब नहीं था। आरोप प्रत्यारोप पूरे देश ने देखा। आपको लगता है कि इस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? आदरणीय पुनीत जी, सवाल ये अडानी को लेकर जिस प्रकार से हल्ला मचा रहे और निश्चित रूप से जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार गठन करे न करे उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जहां तक मैं एक सवाल करना चाहता हूं पुनीत जी, मैं सुरेंद्र शर्मा जी से, कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, समय समय पर भूपेश बघेल जी से मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कई बार फोटो भी वायरल होते हैं। तो क्या उसमें से कोई उद्योगपति अगर किसी चीज़ का गुनहगार पाया जाए, कोई जीएसटी चोरी का गुनहगार पाया जाए, कोई व्यापारी गुनहगार पाया जाए, ठीक है, सुरेंद्र जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या उस पे भूपेश बघेल जी से जोड़ के देखा जाएगा? अगर अडानी जी के मामले में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उन्होंने उनका अभिमान, देखिए सुंदरानी जी मेरी बात, जी बोलिए सुंदरानी जी मेरी बात सुन लीजिए। अगर उद्योगपति का पक्ष लेते हुए भूपेश बघेल भी दिखाई देंगे तो लोग सवाल करेंगे। आप जितना पोर्ट जी जितने भी दिए, किसको दिए? अडानी को दिए। एयरपोर्ट किसको दिए? अडानी को दिए। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बेचे किसको दिए? बीट में लिया है भाई, टेंडर निकले हैं आदमी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने दे दिया एयरपोर्ट उनको, इतना मोदी जी ने उनको इंडस्ट्रियां लगाने दे दिया, ऐसा है क्या? इस भोलेपन पे कोई यकीन नहीं करेगा।
आपके इस भोलेपन पे कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं यकीन करेगा, देश पूरा यकीन कर रहा है। मोदी जी की हर बात पे यकीन कर रहा है, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। 80 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं, दुर्गति 80 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं आपकी सरकार के अनुसार। और एक बार फिर से मैं आपको एक सीधे सवाल पर लाता हूँ। सुंदरानी साहब और शर्मा जी, सुंदरानी साहब शर्मा जी, आपको सीधे सवाल पर लाता हूँ, सीधे सवाल पर लाता हूँ। सुंदरानी साहब, कल ही हमने जिस विषय पर डिबेट की थी वो भी जरा बयानों के ऊपर ही था। कोई अजगर कहता है, कोई शैतान कहता है। बीजेपी के प्रवक्ता इसी मंच पर इसी वक्त कल ठीक ये कहते सुनाई पड़े थे कि राजनीति में इस तरह के आरोप कहने की, सुनने की क्षमता नेताओं में होना चाहिए। तो क्या आज मामला बिल्कुल अलग और उलट हो गया है? अगर आपके नेता कहें तो क्षमता कांग्रेस में होना चाहिए, कांग्रेस के नेता कहें तो उन्हें चलते विमान से उतार लेना चाहिए। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इस पे व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह सकता हूं कि मर्यादाओं का पालन शब्दों में किया जाना चाहिए। किसी के भी खिलाफ कोई भी आरोप, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी अन्य दल के बारे में हो, हम अगर किसी नेता पे कोई आरोप भी लगा रहे हैं तो वह मर्यादित शब्दों का उपयोग होना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं इस मर्यादा का पालन करता हूं। मैं अपने आप पे इस बात को लागू करता हूं। शायद 20 साल हो गए मुझे टीवी चैनलों में आते हुए, मैंने किसी के ऊपर नहीं, पर पर्सनल आपकी बात नहीं ना, यहाँ पूरी पार्टी की बात है, पार्टी के एक्शन की बात है। आज सुरेंद्र शर्मा जी, फिर वापस में आऊंगा, उसी मर्यादाओं का उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन ये मर्यादाओं का उल्लंघन कहां? लेकिन कांग्रेस कहती है स्लिप ऑफ टंग था, जुबान फिसलना। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अटल जी के पिताजी का नाम रायपुर की आम सभा में पूछा गया था, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता के ऊपर जिस प्रकार से कमेंट की जा रही है, ये मर्यादा होनी चाहिए। अगर आपके वक्तव्य में बयानबाजी होनी चाहिए, मैं कहता हूं सही शब्द नहीं आते भी व्यक्ति के खिलाफ मतलब ये है कि आपको आरोप पता नहीं है कि आपको कौन से शब्दों का चयन को भी हल्के, मगर ये बात भी समझने की आवश्यकता है, मूल्यों पर राजनीति होनी चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इस बात को कांग्रेस पार्टी पालन करती है। फ्लाइट से उतारेंगे तो कैसा लगेगा आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसा लगेगा अगर अजगर कहने पे, शैतान कहने पे उनको फ्लाइट से उतार लिया जाए। यहाँ पर भी आप इसका रिपोर्ट हो सकती आप है, प्रधानमंत्री जी के पिताजी पे आरोप लगाएंगे। तो भाई साहब, प्रधानमंत्री मेहरबानी करके वो सितम मत ढाइए जो सितम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ भी कई बड़े सवाल हैं। नहीं, क्या मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ क्या मोहम्मद अकबर की इज्जत नहीं है? क्या मोहम्मद अकबर? चलिए फाइनल स्टेटमेंट सुंदरानी साहब, क्या इससे राजनीतिक तौर पर आपको कोई भी लाभ पार्टी को होता दिख रहा है? बिल्कुल लाभ नहीं, लाभ लेने का सवाल नहीं। और मैं एक बात कहता हूं कि वो सितम मत कीजिए जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम दिल्ली में रोक लेते, 2 दिन अरेस्ट कर लेते, 3 दिन अरेस्ट कर लेते, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होना था और कांग्रेस को क्या हानि होनी थी? कांग्रेस बताए, पवन खेड़ा साहब नहीं आते तो क्या सम्मेलन नहीं होता? सम्मेलन नहीं होता क्या? पवन खेड़ा साहब आते नहीं आते तो जो 15,000 प्रतिनिधि आने वाले। सुरेंद्र शर्मा जी उत्तर दीजिए, आप भी फाइनल एक बार इसका। ताकर बुद्धि प्रथम हरि लेहि, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होना था सुरेंद्र शर्मा जी, और कांग्रेस पार्टी को क्या हानि होनी थी जो हम रोक लेते? पवन कोई लाभ नहीं होगा, भयंकर नुकसान होगा। पवन खेड़ा जी को रोकने में हमें क्या लाभ होता है बता दीजिए। गलती दोहराएंगे और नुकसान आपका होगा, जवाबदारी ले, आपको नुकसान होकर रहेगा। और ये डरे हुए आदमी की पहचान है। अगर पुलिस आपको चलिए तो अभी अब क्या लाभ और क्या हानि है, क्या लाभ क्या हानि है, ये जनता के समक्ष आएगा। लेकिन आज के पूरे घटनाक्रम से सिद्ध क्या होता है, क्या पता चलता है? क्या इतना सीरियस क्राइम था? क्या इस एक्शन की आवश्यकता थी? क्या ये नॉर्मल एक्शन था? क्या इतना सहज था जैसा बीजेपी बता रही है और बीजेपी के लोगों को पता भी नहीं था? ये सारी बातें देश की जनता वक्त आने पर डिसाइड भी करेगी और उत्तर भी देगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।